Good evening, everyone, and good evening, my dear students. Gravity explains the motion of the planets, but it cannot explain who sets the planets in motion by Isaac Newton. I welcome you all with the beautiful greetings. May peace, blessing, and mercy of Almighty God be on all of us. Moving further, the next topic of ours is composition of SHM. इसका मतलब क्या हो गया? कॉम्पोजिशन मीन्स कि अब यहाँ पे दो डिफरेंट वेव्स हैं, ठीक है. इनका दोनों का खुद का अपना अपना डिस्प्लेसमेंट है, खुद का अपना अपना एम्पलीट्यूड है और खुद का अपना अपना फेज एंगल है. ओके, अब जब ये ओवरलैप हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे और कंपोज हो जाएंगे, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केस अब इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो कैसे चेंज होएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कैसे चेंज होएगा और रिजल्टेंट फेज एंगल वो कैसे चेंज होएगा. सो हियर फर्स्ट एज आई टोल्ड यू ऑल कि कुछ भी टॉपिक जो रहता है उसको कंसिडर करने से पहले हम थोड़ा उसको डिस्क्राइब करेंगे. सो आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग. वी आर कंसिडरिंग टू वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स दोनों वेव का डायरेक्शन सेम है. अगर एक वेव लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो दूसरा वेव भी लेफ्ट टू राइट जाएगा. ओके, तो उनका डिस्प्लेसमेंट एक का x1 है और दूसरे का x2 है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है. विद द डिस्प्लेसमेंट a1 and a2 be the amplitudes and alpha1 and alpha2 be the initial phase angle. Hence the total displacement is given by. अब मुझे दोनों अगर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, कंपोज हो जाएंगे या ओवरलैप हो जाएंगे तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे रहेगा. ओके, सो फॉर दैट व्हाट विल आई डू, आई विल राइट x is equals to x1 plus x2 where x is nothing but displacement, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. और x1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट रहेगा और x2 क्या हो जाएगा, सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट रहेगा. ओके, अब आई नो द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज दैट इन जनरल, x is equals to a sin omega t plus alpha, which we have already done in our previous topic. That was by differential equation derive एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. तो वो किसमें डिस्प्लेसमेंट का जो हम लोग को फॉर्मूला मिला था वो यही मिला था. सो अब फर्स्ट वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x1 is equals to a1 sin omega t plus alpha 1. सेम गोज फॉर दिस, x2 is equals to a2 sin omega t plus alpha 2. ओके, अब क्या करूँगा, दोनों को इसमें पुट करूँगा, मीन्स x1 प्लस x2 हो जाएगा. ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म एक दूसरे के साथ ऐड होंगे. सो x is equals to a1 sin omega t plus alpha 1 प्लस a2 sin omega t plus alpha 2. ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस, मतलब ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है. देर इज अ फॉर्मूला रिलेटेड टू दिस इन मैथ्स. व्हाट इज द फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ओके, अब ये फॉर्मूला ये दोनों पर्टिकुलर टर्म्स में लगाऊंगा. ओके, इंडिविजुअली पहले इसमें लगाऊंगा फिर इंडिविजुअली पहले इसमें लगाऊंगा. नाउ लेट अस टेक a1 आउट. साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 मतलब साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1, ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में चले गया. ओके, प्लस अब जो दूसरा टर्म है, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग दिस सेकेंड टर्म बिलो द फर्स्ट टर्म. ओके, बिकॉज द इक्वेशंस बिकम वेरी लॉन्ग ओवर हियर. ओके, सो हम क्या करेंगे, पहले एक जो पूरी लाइन है उसमें पहले इक्वेशन को एक्सपांड करेंगे और सेकेंड लाइन में दूसरे इक्वेशन को एक्सपांड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइन ए प्लस बी. तो साइन ए प्लस बी का सेकेंड इक्वेशन के लिए लगाऊंगा तो सेकेंड टर्म के लिए तो a2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2. ओके, आई ओपन द ब्रैकेट्स. तो a1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और a1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. सेम गोज फॉर a2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो मुझे ये डिजायर्ड इक्वेशन मिलेगा, a1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2. मैंने इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिखने इसके लिए बोला हूँ बिकॉज मुझे अब ये दोनों टर्म में साइन ओमेगा टी कॉमन निकलेगा और ये दोनों टर्म में कॉस ओमेगा टी कॉमन निकलेगा. मीन्स आई नीड टू सॉल्व दीज टू साइमल्टेनियसली एंड दीज टू साइमल्टेनियसली. सो आई विल टेक आउट कॉमन साइन ओमेगा टी. तो क्या बच जाएगा, a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2 कॉस अल्फा 2. ठीक है, और इसमें सब कॉस ओमेगा टी कॉमन निकालता हूँ तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3. ओके, अब क्या करूंगा, ये जो ब्रैकेट टर्म्स है इनको एक वैल्यू दे दूंगा, दैट इज a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 को मैं r cos डेल्टा बोलता हूँ. सेम मैनर में a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 को r sin डेल्टा बोलता हूँ और ये दोनों इक्वेशंस को एक को 4 एक को 5 डिनोट करता हूँ.
दीज टू इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स मुझे आई नीड टू फाइंड 3 थिंग्स ओवर हियर, बिकॉज 3 चीज़ चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वेशन में x1 बदल के x2 हो गया, a1 बदल के a2 हो गया, साइन एज इट इज रहा। साइन मीन्स द वेव, ये जो वेव का शेप है इसको साइन वेव बोलेंगे। वाई? बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन, तो ऐसे वेव को साइन बोलते हैं। मीन्स इसका भी साइन इक्वेशन रहेगा, इसका भी साइन इक्वेशन रहेगा, ओमेगा टी भी एज इट इज रहेगा। ओके, अल्फा 1 अल्फा 2 क्या हो जाएगा, उनका फेज एंगल हो जाएगा। ओके, वो चेंज हो रहा है, इसका शायद कुछ और फेज एंगल हो सकता है, इसका कुछ और हो सकता है, इसके लिए अल्फा 1 अल्फा 2 चेंज हो रहा है। मीन्स आई नीड टू फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एज वेल एज द रिजल्टेंट फेज एंगल। ओके, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को इसमें पुट करूंगा तो मुझे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? x इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, इसकी जगह r cos डेल्टा लिखूंगा। ओके, और इसकी जगह r sin डेल्टा लिखूंगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी r cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा टी r sin डेल्टा। ओके, तो जो कौन से इसमें से r कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा? x इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा टी sin डेल्टा। अब ये पूरा कौन से फॉर्म में चलेगा? कहीं ना कहीं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है ये। सो आई विल राइट x इज इक्वल्स टू r sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो ये मुझे डिजायर्ड रिजल्टेंट इक्वेशन मिला। ओके, वेर r इज नथिंग बट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ a1 एंड a2 एंड डेल्टा इज द रिजल्टेंट फेज एंगल ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ओके, अब ये तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन दैट इज r का इक्वेशन फॉर्म करूंगा। हाउ विल आई डू दैट? अब ये दोनों जो इक्वेशंस है 4 एंड 5, व्हाट विल आई डू? आई विल स्क्वायर एंड ऐड बोथ दिस इक्वेशन। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये पूरा स्क्वायर होएगा, इज इक्वल्स टू द होल स्क्वायर ऑफ दिस प्लस द होल स्क्वायर ऑफ दिस। ओके, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। ओके, तो अब इनमें से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। अब इसमें पूरा में a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा। व्हाट विल दैट बिकम? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a मीन्स क्या? a1 cos अल्फा 1, a1 cos अल्फा 1 दो बार, a2 cos अल्फा 2, a2 cos अल्फा 2 दो बार। ओके, प्लस अब सेकेंड टर्म को नीचे लिखूंगा, इसमें भी a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज a1 sin अल्फा 1 प्लस 2a1 sin अल्फा 1, a2 sin अल्फा 2 प्लस a2 sin अल्फा 2 द होल स्क्वायर। नाउ आई विल ओपन द ब्रैकेट्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा एज पर द आइडेंटिटी इन आवर ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहाँ पे थीटा की जगह यहाँ पे डेल्टा एंगल लिया गया, तो cos स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा ये भी आइडेंटिटी के फॉर्म में, इसके लिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे r स्क्वायर मिलेगा। अब इसमें ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा? a1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 2a1 cos अल्फा 1, a2 cos अल्फा 2 प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 2 प्लस a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 2a1 sin अल्फा 1, a2 sin अल्फा 2 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2। ओके, अब इतना बड़ा इक्वेशन हो गया, नो नीड टू वरी। अब आप देखोगे ना, अब ऊपर और नीचे के टर्म्स को सॉल्व करेंगे ना तो इक्वेशंस बहुत कंसाइज हो जाएंगे। ठीक है, इफ आई सॉल्व दीज टू, इसमें से a1 स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, इसमें से 2a1 a2 कॉमन निकाल सकता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2। और वैसे ही इसमें से a2 स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो उसमें क्या बच जाएगा? ब्रैकेट में cos स्क्वायर अल्फा 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 2। ओके, अब ये पूरा आइडेंटिटी के हिसाब से 1 हो जाएगा, ये भी आइडेंटिटी के हिसाब से 1 हो गया, तो अब मेरा इक्वेशन बहुत छोटा हो गया। क्या हो गया? r स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। ओके, अब ये cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 ये एक फार्मूला है मैथमेटिक्स का। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ cos a माइनस बी, दैट इज a यहाँ पे अल्फा 1 है और b यहाँ पे अल्फा 2 है, तो cos a cos b प्लस sin a sin b बिकम्स cos a माइनस b, दैट इज cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस a2 स्क्वायर, और बाकी पूरा टर्म 1 हो गया। सो r बिकम्स अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस a2 स्क्वायर। ये जो मेरा फार्मूला है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला है। ओके, अब एक और चीज़ बची है, दैट इज रिजल्टेंट फेज एंगल। हाउ विल आई फाइंड रिजल्टेंट फेज एंगल? ओके, अब वो जो इक्वेशंस जो है 4 एंड 5 वही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही मुझे दोनों चीज़ हेल्प करते हैं फाइंड करने के लिए। एक तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो इक्वेशन से मिला, अब रिजल्टेंट फेज एंगल भी वही दोनों फॉर्मूला से मिलेगा। बस अब मुझे क्या करना है, इन द केस ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैंने उसको स्क्वायरिंग और एडिंग किया था, अब क्या करूंगा? उन दोनों को इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा। आई विल बी डिवाइडिंग इक्वेशन ऑफ साइन विद इक्वेशन ऑफ कॉस।
याद रखें आप लोग, साइन को कॉस के टर्म से डिवाइड करना है. सो आर साइन डेल्टा अपॉन आर कॉस डेल्टा इज इक्वल्स टू A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 अपॉन A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2. अब दोनों में से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा. ओके, तो टैन डेल्टा इज A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 अपॉन A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2. अब क्या कर रहा हूँ, टैन यहाँ मुझे डेल्टा की वैल्यू फाइंड करना है, तो टैन को अगर इज इक्वल्स टू की तरफ लेता हूँ तो दैट विल बिकम टैन इनवर्स मीन्स 1 अपॉन टैन, जिसको हम लोग टैन इनवर्स लिख सकते हैं ऑफ दिस होल ब्रैकेट. तो ये मेरे को डेल्टा मिल गया, दैट इज रिजल्टेंट फेज एंगल. ओके, सो आई फाइंड ऑल द थ्री थिंग्स, दैट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया है मुझे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी एंड रिजल्टेंट फेज एंगल भी. इसका मतलब जब दोनों वेव सुपर इम्पोज हो जाएंगी, कंपोज हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, तो उनके जो भी रिजल्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट हो, एम्पलीट्यूड हो या रिजल्टेंट फेज एंगल हो, वो हम लोग ये फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं. अब इनमें डिफरेंट केसेस है. केस 1 में क्या करना है, अब मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का देखना है कंडीशन की. अगर दो वेव्स एक पर्टिकुलर कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 को जब जीरो लेंगे तो मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 जीरो हो गया, तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस A2 स्क्वायर. सो दिस विल गिव मी A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, R इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2. इसका मतलब कि जब एंगल जीरो रहेगा तो दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड रहेगा ना, वो ऐड होकर रिजल्टेंट बनेगा. ओके, नाउ केस 2, अब मैं अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 को कितना लेता हूँ, पाई बाय 2 लूँगा. तो जब पाई बाय 2 मीन्स 90, पाई बाय 2 लूँगा और उसको पुट करूँगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 की जगह पाई बाय 2, दैट इज कॉस 90. कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, तो मेरा क्या टर्म बचेगा, A1 स्क्वायर प्लस, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, A2 स्क्वायर बचेगा अंडर रूट, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर. इसका मतलब जब जीरो रहेगा उनके बीच का एंगल, ठीक है, कॉस 90 जीरो, तो वो केस में मेरे दोनों एम्पलीट्यूड कैसे हो जाएंगे, एक का स्क्वायर रहेगा, दूसरे का स्क्वायर रहेगा, पूरे का अंडर रूट रहेगा, वो मेरे को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देगा. सेम मैनर में अगर मेरा एंगल अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 अगर पाई हो जाएगा, दैट इज 180, तो वो केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस पाई प्लस A2 स्क्वायर. अब कॉस 180 के तो -1 होता है, तो A1 स्क्वायर माइनस 2 A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर विच इज इन नथिंग बट द फॉर्म ऑफ A माइनस B द होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो R क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2. इसका मतलब अगर दोनों वेव 180 के डिफरेंस से है तो उनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो दोनों का सब्ट्रैक्शन रहेगा. एग्जाम्पल के हिसाब से एक वेव ऐसा है और दूसरा वेव उसके हिसाब से डिफर करा है 180 से, तो इनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो दोनों का सब्ट्रैक्शन रहेगा. वाई, बिकॉज दोनों का फेज एंगल डिफरेंट है, एक ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो एक नीचे से स्टार्ट हो रहा है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय.